अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाथ लाइंस। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ी थी स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? अ स्ट्रीम लाइन इज द कर्व drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of the velocity. स्ट्रीम लाइंस में क्या होती है कि अगर फ्लूइड के अंदर हम कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं और उसके अगर हम हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो उसको हम उस कर्व को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। अब पाथ लाइन क्या है? पाथ लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, फ्लूइड के अंदर एक फ्लूइड पार्टिकल को फिक्स कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल को हमने फिक्स कर लिया, यहाँ पे ये सारा जो है वो किसी कंटेनर के अंदर के हमारे पास कोई जो है वो फ्लूइड है। ठीक है, हम एक पार्टिकल को फिक्स कर लेते हैं। अब ये पार्टिकल जैसे 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 मूव करता है, हम इसकी मोशन को देखते जाते हैं कि ये कैसे मूव कर रहा है, सिर्फ एक पार्टिकल की। अब जो वो पार्टिकल जो कर्व बनाएगा अपनी मोशन के दौरान, उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। Definition देखें, if we fix our attention on a particular fluid particle, the curve which this particle describes during its motion is called path line. ये देखिए ना, पाथ लाइन जो है वो अपने नाम से ही ये पूरा मायने बता रहा है कि पाथ लाइन मतलब कि जैसे जैसे पार्टिकल ने मूव करके जो कर्व बनाना है, जो पाथ उसने ट्रेस करना है, उसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। इन अदर वर्ड्स, a path line is a trajectory और locus और trajectory भी हम बोलते हैं, जो कर्व ड्रॉन होता है उसका, जो भी मतलब वो जिस रास्ते से जैसे जैसे जा रहा है, तो वो जो सारा कर्व बनता है उसको हम लोकस बोलते हैं। ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड के हमने इसमें जस्ट सिंगल पार्टिकल को कंसिडर करना है, मतलब पहले इस पार्टिकल को देख लिया, इसका कर्व क्या बन रहा है, ये इसका पाथ लाइन है इस पार्टिकल का। उसके बाद यहाँ पे अगर ये कोई और पॉइंट हम लेते हैं, इस पार्टिकल लेते हैं, उसकी मोशन को देखते हैं, तो ये उसकी पाथ लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम हर पॉइंट का डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। तो अब देखें जैसे अब जैसे जो डेफिनेशन मैंने इसको बताई, डेफिनेशन को समझने के बाद पता लग जाता है कि ये कौन-सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट। क्योंकि लैग्रांजियन स्टेप में ऐसे था कि हम एक फ्लूइड पार्टिकल को फिक्स कर लेते हैं, देन थ्रू आउट द मोशन उसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि उस पे डेंसिटी क्या असर कर रही है, जैसे जैसे वो मूव करता है उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो इसमें भी ऐसे ही हम कौन से एक एक पार्टिकल का इंडिविजुअली हम उसमें पाथ चेक कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पाथ लाइन इज अ Lagrangian concept because this method of specification gives information about the of different fluid particles as function of time। तो मतलब जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो उसका पाथ जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये लैग्रांजियन कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिफरेंट पार्टिकल्स की इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। नेक्स्ट इसका फर्स्ट केस है व्हेन द मोशन इज स्टेडी। अब स्टेडी फ्लो में मैंने आपको बताया है कि स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी नहीं करती, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उसका। तो ये होता है स्टेडी मोशन में। ठीक है, when the steady motion motion is steady so that the flow pattern does not vary with time, ये उसकी डेफिनेशन है स्टेडी मोशन की। द पाथ लाइंस coincide with the स्ट्रीम लाइंस, क्योंकि स्ट्रीम लाइंस में भी हमने पढ़ा जो स्टेडी मोशन के दौरान स्ट्रीम लाइन जो है उसका पैटर्न चेंज नहीं होता, उसकी शेप जो है वो एट एवरी टाइम जो है उसकी शेप जो स्ट्रीम लाइंस की सेम रहती है। तो पाथ लाइन में भी यही होगा कि जब स्टेडी मोशन है तो पाथ जो है उसका चेंज नहीं हो रहा, अगर सिंपल सेम पाथ बनेगा जो एक पॉइंट पे वही मतलब कि आगे जाके जैसे जैसे उसकी मोशन होगी इस तरह से ये सेम पाथ बनेगा। तो कहते हैं ये सेम वही जो स्ट्रीम लाइंस का बनता है वैसे ही इसका भी बनेगा। However, when the motion is unsteady, जब मोशन अनस्टेडी होती है तब हमने स्ट्रीम लाइन में भी ये चीज पढ़ी कि उसका पाथ जो है वो चेंज होता रहता है। मोशन जो है वो जब अनस्टेडी होगी तो फ्लो पैटर्न जो है वो उसमें चेंज होता है, स्ट्रीम लाइन जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसी तरह ज़ाहिर है जब अनस्टेडी फ्लो होगा, फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका जो पैटर्न है वो स्ट्रीम लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं आ रहा कि वो सेम पाथ चलता जा रहा है, बल्कि चेंज हो रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम लाइंस एंड पाथ लाइंस। पाथ लाइंस और स्ट्रीम लाइंस के दरमियान जो है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अब क्या है। स्ट्रीमलाइन नेक्स्ट उसने एक मेन इसका जो डिफरेंस है वो बताया है कि स्ट्रीमलाइन शो हाउ ईच पार्टिकल इज मूविंग इन अ गिवन इंस्टेंट। कि स्ट्रीमलाइन क्या बताती है कि एट गिवन इंस्टेंट, गिवन टाइम के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो टाइम t1 है, उस टाइम के ऊपर हर पार्टिकल कैसे मूव करता है। जबकि पाथ लाइन क्या करती है,
वो बताती हैं हाउ अ गिवन पार्टिकल मूविंग एट ईच इंस्टेंट। जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स है उसमें क्या होता है कि हर टाइम के ऊपर एट गिवन इंस्टेंट, मतलब हमने कोई टाइम फिक्स कर लिया है t1, उस टाइम के ऊपर कोई पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है वो होगी स्ट्रीम लाइन्स, उसके बारे में स्ट्रीम लाइन इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और पाथ लाइन किसके बारे में बताता है हमें कि पार्टिकल जो है हर टाइम पे, मतलब कि एक पार्टिकल जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, जैसे जैसे कि टाइम पास कर रहा है पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, हर पार्टिकल के बारे में ये अलग से इंफॉर्मेशन देता है। अब नेक्स्ट, जिस तरह से हमने स्ट्रीम लाइन में डिफरेंशियल इक्वेशन की है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन और उसकी सिलिंड्रिकल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में सारी, तो हमने ये पाथ लाइन में भी करना है, ठीक है। Next, a differential equation for the path lines. Since the path line describe the position of a particular fluid particle at each instant, मतलब हर इंस्टेंट के ऊपर, हर टाइम के ऊपर जो है वो फ्लूइड की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। Therefore, the motion of this particle is given by the equation. तो उसकी जो मोशन होगी, मतलब जो उसमें वेलोसिटी वो होगी किसके इक्वल, जैसे जैसे उस फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी उसके इक्वल आ जाएगी, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। यहाँ पे डी आर की वैल्यू लगाई, आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो हमारे पास जो डी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के, ठीक है। ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो इन तीनों के डिवाइड में हमारे पास टाइम आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। और v के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, v जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे v इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस जी के, ठीक है। ये आ गया। अब अगर हम इनको दोनों साइड्स पे आई जे और के कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी, डी जी बाई डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये जो सारी इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती हैं पाथ लाइंस को। This equation when integrated will give three equations for path line, of course, क्योंकि यहाँ पे थ्री डिफरेंशियल इक्वेशंस आ रही हैं, तो जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आपके पास पाथ लाइंस के लिए तीन इक्वेशंस मिलेंगी, ईच कंटेनिंग अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हर इक्वेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा होता है, तो हमें कितने कांस्टेंट मिल गए, तीन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। Thus equation 1 has a triply infinite set of solutions. Triply मतलब कि वो तीनों के रिस्पेक्ट से जब इसमें जो सी एफ सी वन सी टू सी थ्री आएंगे उनकी डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस बनेंगे। तो ट्रिपलेट इसलिए कह दिया क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं corresponding to different values of constant, the particular values of these constants serve to identify a path line। कि अगर हम ये वही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन जाती है कि अगर आप इसको स्पेसिफिक कोई इनिशियल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की। तो फिर जब हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कांस्टेंट की एक वैल्यू आएगी तो हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ लाइन आएगी, ठीक है। सपोज द फ्लूइड पार्टिकल, अगर हम सपोज कर लें जो हमने इसमें पार्टिकल लिया था वो किसी फिक्स पोजीशन एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट के ऊपर है, जबकि टाइम जो है वो टी नॉट है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन वन वी हैव टू सॉल्व विद द इनिशियल कंडीशन। तब हम जो वन कंडीशन जो है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसको इनिशियल कंडीशंस के साथ इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी कि एट एक्स नॉट और टी सॉरी टी नॉट के ऊपर जो एक्स की वैल्यू आती है वो एक्स नॉट आती है, टी नॉट के ऊपर वाई की वैल्यू वाई नॉट और जी की वैल्यू z naught. Thus, the path line passing through the point x naught, y naught, z naught are the solution of equation 1 satisfying the initial conditions in equation 2. और टू डायमेंशनल के लिए क्यों क्या होगा कि ये z कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा और बाकी ये दो हमारे पास बच जाएंगे। ये टू डायमेंशनल के लिए आ जाएगा और इसके लिए कंडीशन जो है वो भी z वाली जीरो हो जाएगी और ये दो कंडीशंस आ जाएंगी। इसी तरह अगर हमने वन डायमेंशनल करनी हो तो ये v वाला भी हमारे पास, ये y वाला कंपोनेंट ये भी जीरो हो जाएगा और हमारे पास dx by dt इज इक्वल टू u आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइन फॉर द फॉलोइंग स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड u इज इक्वल टू के एक्स वी इज इक्वल टू माइनस के वाई। हमने एक पाथ लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है। पाथ लाइंस की इक्वेशंस क्या होती हैं कि अब देखो ना टू डायमेंशनल है तो dx by dt और dy by dt आ जाएगा। ये हमने यूज की dx by dt इज इक्वल टू u, dy by dt इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे u और v की वैल्यूज लगाएं
तो यहाँ से एक इक्वेशन ये जो है वो सेपरेबल फॉर्म बन रही है, तो इसमें टी वाले को अलहदा कर लें, एक्स वाले को अलहदा कर लें। यहाँ पे एक्स के से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया ये वाला, और यहाँ पे डी टी डिवाइड हो रहा है, एक साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे वाई को लेफ्ट साइड पे ले आए और डी टी को राइट साइड पे कर लें, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें। तो इसकी 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, ठीक है, और 1/-y की इंटीग्रेशन ये भी माइनस बाहर आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log y। और इस साइड पे k कांस्टेंट है तो dt की इंटीग्रेशन t, और सिमिलरली यहाँ पे भी dt की इंटीग्रेशन t। अगर सिंपली लैदा करके करना चाहते हैं फिर कंपेयर कर लें, और अगर पहले ही कंपेयर करना चाहते हैं तो पहले भी कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करना है, दोनों इक्वेशन की राइट साइड क्या आ रही है, k dt, तो दोनों इक्वल आ जाएंगी, dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर माइनस y। तो ये इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, आपके पास बन जाएगा dx ओवर x प्लस dy ओवर y। तो यहाँ से इसका जो नेक्स्ट सोल्यूशन बनेगा वो क्या आता है, इसको जब आप दोनों इसके इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू c, ठीक है। देन इस पे आप log का रूल अप्लाई करें और क्या होगा कि दो टर्म जब ऐड हो रही हो तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, log इंटू एक्स वाई। और ऊपर भी क्योंकि इसमें कांस्टेंट जो है वो इसमें अगर आप दोनों साइड पे log का ही ले लें तो ये इजी रह जाएगा। अदरवाइज आप कोई इशू नहीं है, बाद में जब एम्प्टी लोग लेंगे तो एक ही पावर सी आ जाएगा, वो भी एक कांस्टेंट है तो हम उसको सी डैश का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा log सी, ठीक है। इसके दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू सी, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन, और सी यहाँ पे क्या है, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, लास्ट एग्जांपल में हमने जो काम किया एग्जांपल नंबर 15 में वो हमने जनरल किया। एग्जांपल नंबर जो 16 है इसमें एक पॉइंट फिक्स कर दिया है और टू डायमेंशनल मोशन ही है, पॉइंट फिक्स कर दिया है 1 1 और टाइम दे दिया है 1, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह से, बस आपने लास्ट पे इनिशियल कंडीशन को पुट करने के बाद इसमें C1 C2 की वैल्यूज निकाल लेनी है, फिर आपने पाथ लाइन की इक्वेशन निकाल ली है। तो ये भी सेम एज इट इज हो जाएगी जैसे हमने एग्जांपल नंबर 15 किया, तो ये आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है वो है स्ट्रीक लाइंस। स्ट्रीक लाइंस क्या होती हैं, a streak line is a line consisting of all those fluid particles that have passed through a fixed point in the flow field at some earlier instant। अब स्ट्रीक लाइंस क्या होती हैं कि अगर ये हम जो है यहाँ से ये कोई हमने पॉइंट फिक्स किया है फ्लूइड के अंदर, कोई फ्लूइड के अंदर जो कोई पोजीशन फिक्स कर दी है, अब इस पोजीशन से इस पॉइंट में से जितने फ्लूइड पार्टिकल्स पास करने हैं, ठीक है, उनका जो पाथ होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइंस। तो अब जब हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद पॉइंट फिक्स किया हो और उस पॉइंट के थ्रू हर पार्टिकल की मतलब मोशन चेक कर रहे होंगे, जैसे जितना फ्लूइड जो है उस पॉइंट में से पास करता है उसकी मोशन देख रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है आइलेरियन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीक लाइंस क्या है, ये है आइलेरियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। When the motion is steady, each successive injected particle flow आप देखेंगे जो स्टेडी मोशन है ना, ये सारी की सारी स्ट्रीम लाइंस हो, स्ट्रीक लाइंस हो, पाथ लाइंस हो, ये सारी कोइंसाइड करती है, मतलब सेम होती है। लेकिन जब आप फ्लोड लेते हैं अनस्टेडी, तब इन सबके पाथ जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इफ द फ्लो इज स्टेडी स्टीम लाइंस पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइंस आर आइडेंटिकल, बट व्हेन द मोशन इज अनस्टेडी द पाथ लाइन इंजेक्टेड एट द सेम पॉइंट एट डिफरेंट टाइम्स नीड नॉट फॉलो पाथ सेम, मतलब कि जब ये आप अनस्टेडी फ्लो लेते हैं तो इन सब का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो है स्ट्रीक लाइंस की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन, ये हमारे पास आ जाएगी क्योंकि ये जो है ये हमारे पास आइलेरियन कंसेप्ट है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन एट टाइम t कैन बी ड्राइव्ड बाय द, अब जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन है इसको हम लैग्रांजियन मेथड से ड्राइव कर सकते हैं। इन दिस मेथड द पोजीशन x y z ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय,
अब लेग्रांजियन मेथड के अंदर जो पोजीशन होती है किसी भी पार्टिकल की उसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, x इज इक्वल टू f1 x नॉट y नॉट z नॉट t, फिर y फिर z, ठीक है, वेयर x नॉट y नॉट z नॉट आर द पॉइंट्स ऑफ द इनिशियल पोजीशन एंड t नॉट इज द इनिशियल टाइम। इफ द फ्लूइड पार्टिकल ऑफ आइडेंटिटी x नॉट y नॉट z नॉट passes a fixed point x1 y1 z1, मतलब कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो अगर वो x1 y1 z1 पोजीशन से पास करता है एट सम टाइम t इज इक्वल टू s, वेयर एस जो है, एस जो टाइम है वो टी नोट और टी के दरमियान का टाइम है। देन फ्रॉम इक्वेशन वन, तब क्या होगा कि अब ये वाले एक्स वन वाई वन जी वन जो है ये सारे के सारे एक्स नोट वाई नोट जी नोट के फंक्शन हो जाएंगे। जब इनको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन टू फॉर एक्स नोट वाई नोट जी नोट, जब इनमें इन तीनों इक्वेशन में से एक्स नोट वाई नोट जी नोट की वैल्यू निकालेंगे तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे, बेशक वो आप मेथड यूज कर लें, क्रैमर रूल यूज कर लें या साइमल्टेनियस इक्वेशंस वाला मेथड यूज कर लें, तो ये क्या आएगा कि एक्स नोट वाई नोट जी नोट जो है वो फंक्शन आ जाएंगे एक्स वन वाई वन जी वन और लास्ट पे इस वाले वेरिएबल के एस के टाइम के, ठीक है। Now a streak line is the locus of the position x, y, z of the particles which have passed through a fixed point at some earlier instant. कि ये जो है स्ट्रीक लाइंस है ये किसका लोकस है? तो स्ट्रीम लाइंस क्या है कि एक फिक्स्ड हमने जो पॉइंट लिया है, हमने जो पोजीशन फिक्स की है उसमें से जो पार्टिकल मूव करेगा उसका लोकस है। दस द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एट ऑल टाइम्स, यहाँ पे जो पॉइंट फिक्स किया हुआ है वो है एक्स वन वाई वन जी वन, और ये एक्स वाई जी जो है वो पोजीशन है पार्टिकल की, जो पार्टिकल उस पॉइंट में से पास करेगा। At time t by substituting the values of x naught, y naught, z naught from equation 3 back in equation 1, यहाँ से जो x naught, y naught, z naught अब ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? g1, g2 और g3 पे। g1 जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो फिक्स पॉइंट है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो x naught, y naught, z naught, g1, g2, g3 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे x naught, y naught, z naught की वैल्यू लगाते हैं तो ये बन जाएगा f1 ऑफ g1, g2, g3, ठीक है, और साथ में s या सॉरी ये टाइम आ जाएगा टी। ये ऊपर सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में नहीं, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की जगह पे जी वन जी टू जी थ्री और ये एज इट इज टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका, ये जो लोकस होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। क्वेश्चन 4 इज द डिजायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। नोट दैट सिंस x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, द पैरामीट्रिक इक्वेशन 4 ऑफ स्ट्रीक लाइंस आर फंक्शंस ऑफ s एंड t, क्योंकि ये जो है वो ये फिक्स्ड पैरामीटर है, फिक्स्ड पोजीशन है, तो सॉरी फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो जो एक्स वाई जी जो है वो सिर्फ एस और टी पे डिपेंड करेंगे। टी तो ये आपको नजर आ रहा है और जैसे है वो जी वन जी टू जी थ्री की वैल्यूज में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टीक लाइन एट एनी टाइम टी T for the following steady incompressible flow field U is equal to kx, v is equal to minus ky, और k यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है। हमने स्टीक लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वी नो दैट द पाथ ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स आर गिवन बाय द इक्वेशन। अब पाथ जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, उसको हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू होता है और फिर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी होता है, जिस तरह पाथ लाइन में है जो पाथ डिस्क्राइब होना। अब ये हमने इसलिए इसमें यूज किया क्योंकि यहाँ पे भी तो पाथ डिस्क्रिप्शन ही आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू लगाई और साथ में वी की वैल्यू लगाई है, यहाँ पे ये माइनस के वाई जो है वी की वैल्यू लगाई। उसके बाद ये सेपरेबल इक्वेशन है, इनको अलग-अलग कर लें, मतलब x को इस साइड पे ले जाए, y को दूसरी साइड पे ले जाए, ठीक है। तो ये आपके पास, उसके बाद दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन की इसके, अब यहाँ पे इनको कंपेयर नहीं किया हमने, इसकी डिफरेंट निकालनी है इक्वेशन, ठीक है। स्ट्रीक लाइंस के अंदर आप डिफरेंटली निकालोगे, मतलब इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, पाथ लाइन के अंदर आप इनको कंपेयर करके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन की कि एक्स इस साइड पे आ गया तो log x इंटीग्रेशन आ गई और के टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या आ गई के टी, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c1 लगा दिया। सिमिलरली तो ये इसका क्या बना, टी जो है वो साइड पे जाके बल्कि ये log x है, ये दोनों क्या आ रहे हैं ये टी मतलब के टी प्लस log c1 है ना, log c1 को उस साइड पे ले जाए तो ये आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा log x माइनस log c
1, ठीक है। तो इसको जब माइनस में हो तो ये क्या आ जाता होता है, log x ओवर c आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे आप, तो ये आंसर क्या देगा, x ओवर c इज इक्वल टू x ओवर c इक्वल टू e की पावर, ये आपके पास आ जाएगा e की पावर, जो बाकी का था फंक्शन के टी, ये इसकी ई की पावर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सी जो है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 वी अज्यूम दैट द फ्लूइड पार्टिकल्स पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। अब क्योंकि हमने C1 और C2 की वैल्यूज निकालनी है तो स्ट्रीक लाइन में क्या होता है कि हमने एक पार्टिकल पॉइंट जो है वो फिक्स किया होता है, ठीक है। तो उसमें वो फिक्स पॉइंट जो है x1 y1 ले लेते हैं और टाइम ले लेते हैं t इज इक्वल टू s। तो यहाँ से जब ऊपर वाली इक्वेशन 1 और 2 में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली पॉइंट पुट करेंगे, तो C1 की वैल्यू x1 e माइनस के एस आ जाता है और C2 की वैल्यू y1 e के एस आ जाता है। ये C1 और C2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं तो ये फाइनल जो इक्वेशन नंबर 3 है ये हमारे पास आ जाएगी स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने क्योंकि x1 और y1 हमने कहा ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो अब x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t और s के ऊपर, जिस तरह से वो हमने प्रीवियस इक्वेशन नंबर 4 में कहा, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म वी एलिमिनेट। अगर हम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं तो t और s को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट किस तरह से करेंगे कि आप देखिए यहाँ पे ये आ रहा है x इज इक्वल टू x1 e की पावर k इंटू टी माइनस एस, ठीक है। यहाँ से x1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो e की वैल्यू आ जाती है k इंटू टी माइनस एस। इसी तरह से ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से e माइनस के टी माइनस एस की वैल्यू निकाले तो ये आ जाती है y ओवर y1, ठीक है। तो अब यहाँ पे e के टी माइनस एस की वैल्यू लगाएं x ओवर x1 तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू y। x ओवर x1 आना था लेकिन साथ में क्योंकि इसकी पावर माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा x ओवर सॉरी x1 ओवर x आ गया। और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1, ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थे x1 y1 इसको हमने नाम दे दिया c का। तो ये आपके पास आ गई स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे दी गई है, उसमें पॉइंट फिक्स हमने ऊपर वाली एग्जांपल में खुद से पॉइंट लेट किया था, फिक्स किया था कि x1 y1 है। अब आप इसमें सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, मतलब वही प्रोसेस हमने इंटीग्रेशन करनी है, इसको सॉल्व करना है। फिर जब x1 और y1 जहाँ पे फिक्स पॉइंट लिखते हैं वहां पे हमने 1 1 ले लेना है और टाइम की वैल्यू s की वैल्यू s जो हम टाइम फिक्स करते हैं t इज इक्वल टू s, s की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये दूसरी वाली प्रॉब्लम, एक मैंने एक एक करवा दी है प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करनी है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज नहीं समझ में आती तो वो पूछ सकते हैं आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज।